penguins waddle on their feet. The alphabet. नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने सच में इतिहास की पूरी धारा को बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक इतना विशाल उपमहाद्वीप, इतनी सारी विविधताएं, हर इलाके की अपनी अलग परेशानियां, फिर भी लोग एक साथ कैसे आए? कैसे ये छोटी छोटी अलग अलग शिकायतें आज़ादी की एक ऐसी लहर में बदल गईं जिसे रोकना किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य के बस की बात नहीं रही। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के उसी दिलचस्प और शानदार सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस सफर के मुख्य पड़ावों पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले विश्व युद्ध के असर से, फिर सत्याग्रह की ताकत को समझेंगे, उसके बाद त्रासदी, फिर असहयोग, सविनय अवज्ञा और आखिर में उस सामूहिक अपनेपन की बात करेंगे जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। तो भाग 1, प्रथम विश्व युद्ध, निराशा की शुरुआत। चलिए सबसे पहले उस असहनीय बोझ की बात करते हैं जो युद्ध के दौरान भारतीयों पर डाला गया। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत में हालात सच में बेहद खराब कर दिए थे। अचानक से टैक्स बढ़ गए, कीमतें आसमान छूने लगी, मतलब आम आदमी का तो जीना ही मुहाल हो गया था। और गांवों का हाल तो और भी बुरा था। वहां लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। मानो इतना ही काफी नहीं था कि उसी वक्त फसलें भी बर्बाद हो गई और इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। अब भारतीयों को उम्मीद थी कि भाई युद्ध में हमने आपका साथ दिया है तो युद्ध के बाद कुछ राहत मिलेगी, कुछ अधिकार मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ? सारे वादे पूरी तरह खोखले निकले। इस बड़े धोखे ने ना पूरे देश में हताशा और गुस्से की एक बहुत बड़ी नींव तैयार कर दी। अब आते हैं भाग 2 पर, सत्याग्रह की शक्ति, एक नया दर्शन। देखते हैं कि यही हताशा और गुस्सा 1915 में कैसे एक बिल्कुल नए तरीके के विरोध को जन्म देता है। 1915 से 1922 का ये जो दौर है ना, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है 1915 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। उनके आते ही 1917 का चंपारण और 1918 का खेड़ा, ये शुरुआती किसान आंदोलन तेजी से जोर पकड़ते हैं। इसके बाद 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट आता है और फिर 1920 का देशव्यापी असहयोग आंदोलन। आप देख रहे हैं कि कैसे ये सारी घटनाएं एक के बाद एक कड़ियों की तरह जुड़ती जा रही हैं। अब इन सारे आंदोलनों की जड़ में एक ही चीज थी, और वो थी सत्याग्रह की नई विचारधारा। देखिए, ये कोई आम विरोध नहीं था। ये अहिंसा की एक ऐसी क्रांतिकारी फिलॉसफी थी जिसने लड़ाई की पूरी रणनीति ही बदल कर रख दी। सत्य के लिए आग्रह करना और बिना कोई हिंसा किए अत्याचारी का सामना करना, इस एक विचार ने आम जनता के हाथों में, सच कहूं तो, एक बहुत बड़ी ताकत दे दी। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, त्रासदी और आक्रोश, एक महत्वपूर्ण मोड़। जहां एक तरफ शांतिपूर्ण विरोध की तैयारी हो रही थी, वही सरकार और जनता का ये टकराव जल्द ही एक बेहद दर्दनाक रूप लेने वाला था। मिसाल के तौर पर 1919 के रॉलेट एक्ट को ही देख लीजिए। ये एक ऐसा क्रूर कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार को ये ताकत दे दी कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकती है। मतलब बुनियादी कानूनी हक भी छीन लिए गए। इस कानून ने गांधी जी को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने एक विशाल देशव्यापी विरोध का आह्वान किया, और इसी के चलते 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक जबरदस्त और अभूतपूर्व हड़ताल हुई। और फिर भारतीय इतिहास का वो काला दिन आया, 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग बैसाखी के मेले और एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठे हुए थे। अचानक जनरल डायर वहां आता है और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है, और फिर उसने उस निहत्थे बिल्कुल शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों मासूम लोगों की जान चली गई। इस अमानवीय घटना ने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और इसके बाद ब्रिटिश न्याय पर अगर किसी का थोड़ा बहुत विश्वास बचा भी था तो वो हमेशा के लिए खाक हो गया। भाग 4, असहयोग और बहिष्कार, जनलामबंदी। इस भयानक त्रासदी के बाद जो व्यापक गुस्सा था, उसने सड़कों पर एक विशाल जन सैलाब ला दिया। अब लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंचने वाली थी। 1920 से 1922 तक चला असहयोग आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गांधी जी ने कांग्रेस के पूरे समर्थन के साथ इसे शुरू किया और ये खिलाफत मूवमेंट के साथ भी गहराई से जुड़ गया।
इसमें हुआ क्या? छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी और आम लोगों ने विदेशी कपड़ों और सामान का पूरी तरह बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ये ऐतिहासिक विरोध पूरे जोरों पर था, लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना हो जाती है, जिसके बाद इसे अचानक रोक देना पड़ा। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हर समूह की अपनी अपनी अलग उम्मीदें थी। किसानों को लगा कि उन्हें भारी टैक्स से छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समुदाय चाहते थे कि जंगल के वो दमनकारी कानून खत्म हो, और मजदूर बेहतर वेतन के लिए लड़ रहे थे। तो स्वराज के मायने सबके लिए अलग अलग थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन सभी का साझा दुश्मन एक ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर। सविनय अवज्ञा और संधियां, कानून तोड़ना। 1930 के दशक में आते ही इस संघर्ष की रणनीति में एक बहुत बड़ा और आक्रामक बदलाव आता है। अब जो बात सच में समझने वाली है वो है इन दोनों बड़े आंदोलनों के बीच का साफ रणनीतिक फर्क। असहयोग आंदोलन में लोग सिर्फ ब्रिटिश संस्थानों और विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, है ना? लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन एक कदम और आगे निकल गया। इसमें सिर्फ असहयोग नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को सीधे तौर पर तोड़ना और टैक्स देने से साफ इनकार करना भी शामिल था। और इस बड़े बदलाव को हम ऐतिहासिक दांडी मार्च से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपनी ये मशहूर यात्रा शुरू की। एक और खास बात बताऊं, इस मार्च में महिलाओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे दांडी पहुंचकर उन्होंने खुद नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ दिया। बस यहीं से औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज हो गया। इसके बाद ये सड़क की लड़ाई कूटनीति की तरफ मुड़ गई। 1931 में ऐतिहासिक गांधी-इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत सविनय अवज्ञा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और बदले में राजनीतिक कैदियों की रिहाई तय हुई। फिर इसके ठीक बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुए इस बहुत ही अहम समझौते ने प्रांतीय विधानसभाओं में वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक भागीदारी और सीटें सुरक्षित की। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, सामूहिक अपनापन, सांस्कृतिक जुड़ाव, राजनीतिक आक्रोश, कानून तोड़ना, संधियां, इन सब से अलग। आइए अब उस गहरी भावनात्मक कड़ी को समझते हैं जिसने सच में इस विशाल देश को एक कर दिया। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर करोड़ों भारतीयों के बीच जो बिल्कुल अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जिनकी परंपराएं एकदम अलग थीं, उनके बीच हम सब एक राष्ट्र हैं, ये गहरी भावना फैली तो फैली कैसे? इसका जवाब हमारी संस्कृति में छिपा है। लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया हमारी लोक कथाओं ने, ऐतिहासिक गीतों ने और हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने। साथ ही भारत माता की एक ऐसी भावपूर्ण छवि बनाई गई जिससे हर इंसान खुद को दिल से जोड़ सके। इतना ही नहीं, भारतीय इतिहास की दोबारा व्याख्या भी की गई ताकि लोगों में अपने उस गौरवशाली अतीत को लेकर एक नया गर्व पैदा हो। और सच मानिए, इसी सामूहिक अपनेपन ने आज़ादी की सबसे मजबूत नींव रखी। अगर आप इस क्विक रिवीजन टेबल को देखें तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर की रणनीतियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। सत्याग्रह का मूल क्या था? अहिंसक प्रतिरोध। असहयोग का मतलब ब्रिटिश व्यवस्था का बहिष्कार। सविनय अवज्ञा का अर्थ था सीधे कानून तोड़ना। और दांडी मार्च मुख्य रूप से दमनकारी टैक्स के खिलाफ एक सीधा वार था। ये सभी अलग अलग चरण असल में एक ही बड़ी मंजिल की सीढ़ियां थीं। अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिए, अगर एक साझा सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद की भावना पूरी दुनिया पर राज करने वाले इतने शक्तिशाली साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सकती है, तो आज के दौर में सामूहिक अपनेपन की यही भावना हमारी किन आधुनिक रुकावटों और समस्याओं को पार कर सकती है? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।